बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री इस पर हमने अपलोड कर दी है, आप जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला करता है, मगर उसे इस किस्म की जवाबी कार्रवाई की तवक्को नहीं थी और ईरान ने इसराइल पर हमले इस कदर शदीद कर दिए हैं और इस कदर ख़तरनाक हमले अब शुरू हो गए हैं कि इसराइल ना सिर्फ बैकफुट पर जा रहा है बल्कि वो अपने इत्तेहादियों की तरफ देख रहा है। और जो ईरान की जवाबी कार्रवाई थी, जिस तरह से टारगेट किया गया तल अवीव को और बाकी शहरों को, और जिस तरह की खबरें इस वक्त इसराइल के अंदर से आ रही हैं, जो विजुअल्स इस वक्त इंटरनेशनली शेयर हो रहे हैं, इससे पता ही चलता है कि ईरान इस पूरे हमले को बुनियाद बनाकर अमेरिका को फोर्स कर रहा है कि वो इस जंग में हमारा साथ दें। अब दुनिया कहाँ पर स्टैंड करती है, इसकी एक पूरी पिक्चर मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो ईरान की तरफ से जो सरेदस्त एक मौक़िफ़ सामने आया जब उन्होंने हमला किया है और बड़ी तबाही हुई है तल अवीव के अंदर, वो ये कहते हैं कि जब तक ईरान के खिलाफ बमबारी जारी रहेगी कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेगा। ये नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ज़ादा की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया। देखें, हमला तो इसराइल ने किया ना, इसराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, ईरान ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया। इसराइल फिर हमला करता है, ईरान फिर जवाब देता है। अगर इसराइल ही खामोश हो जाए तो फिर ये हमला नहीं होगा, फिर ये बात आगे बढ़ेगी। जो खबर सामने आ रही है, जो बड़ी डेवलपमेंट है, बरतानिया का जी एक बहरी बेड़ा इस वक्त मौजूद है ईरान के पास और इसे इस्तेमाल किया जाना था ईरान के ऊपर होने वाले हमलों में। और इस वक्त जो मीटिंग्स वाइट हाउस में और फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हो रही हैं, ये बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। खबर के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पीछे हट जाएं, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा है। और खबर के मुताबिक इस तनाज़े के फैलने का हकीकी खतरा मौजूद है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वह सफारती हल तलाश करें। इससे पहले अमेरिका के साथ बातचीत के कई दौर हो चुके और मेरे ख्याल में यही इस मसले का हल और इसका तरीकाकार है। ये बयान व्यूअर्स ऐसे वक्त में आया है जी जब वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया की दरख्वास्त के साथ वाशिंगटन जाएंगे, जहां वो सदर ट्रंप के आला सफारतकार मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तो ऐसे वक्त में फौजी कार्रवाई से पीछे हटने का बरतानिया की तरफ से मशवरा दिया गया। और ये भी याद रखिएगा, आगे चलकर इसकी कुछ मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूँगा। जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ख़बरदार कर दिया है, बरतानवी अटॉर्नी जनरल ने खबरदार कर दिया कि कानूनी हैसियत इसकी हमें चेक करनी पड़ेगी और अगर हम इस जंग में गए तो ये गैर कानूनी होगा। आगे चलकर इस पर मजीद भी बात करता हूँ व्यूअर्स, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन के इख्तिताम तक इसराइल को जौहरी खतरा नहीं रहेगा। ये अल्फाज है नेतन्याहू के। ये भी देखना होगा कि क्या इसराइल और इसराइल के अंदर जिस तरह से हमले हो रहे हैं और इसराइली इस वक्त भाग रहे हैं क्रूज शिप्स के अंदर, कश्तियों के अंदर, क्या इसराइल बचेगा? इसराइल कहाँ पर स्टैंड करता है? बेशक आपके साथ दुनिया की एक सुपर पावर खड़ी है, लेकिन अगर ये जंग अमेरिका इसमें शामिल होता है तो यकीनन दुनिया के हर हिस्से से हर मुल्क इस जंग में का हिस्सा बन जाएगा। और फिर जो इस वक्त मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं, पाकिस्तान को भी फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस वक्त किस ब्लॉक के साथ खड़ा होगा। और फिर से जहाँ पे नेतन्याहू का बयान और फिर बाकी मुल्कों से भी जो इस वक्त स्टेटमेंट आ रही है, इसमें रूस की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसराइल इन हमलों को जारी रखता है और ईरान कूद गया तो फिर चीन और रूस को भी सोचना पड़ेगा। रूस ने जी खबरदार कर दी है और उन्होंने क्या कहा कि इससे पूरी सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो जाएगी। रूस का ईरान इसराइल तनाज़े में मुमकिना मुदाखलत पर अमेरिका को एक तरह से वार्निंग जारी की गई है। और खबर के मुताबिक तर्जुमान ने रूस की सरकारी खबर एजेंसी तास को बताया कि इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े में अमरीकी मुदाखलत कशीदगी के एक और खौफनाक मरहले का बाइस बनेगी। अमरीका और रूस इस तनाज़े में मुख्तलिफ फरीकैन की हमायत कर रहे हैं, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर रहे हैं और मुबैना तौर पर इसके खिलाफ हमलों पर गौर कर रहे हैं। मॉस्को तेहरान को एक अहम इत्तेहादी के तौर पर देखता है। इस साल के अवाइल में व्लादिमीर पुतिन ने अपने ईरानी हममनसब मसूद पेशकान के साथ एक जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के माहिदे पर दस्तखत किए थे, जिसके आर्टिकल 1 से भी कहा गया कि वो दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने की ख्वाहिश रखते हैं। ईरान ने मॉस्को को शायद ड्रोन भी फराहम किए जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में अहम किरदार अदा किया। रूस की वजारत खारजा ने इसराइल के हमलों की मजम्मत करते हुए इसे मुज़ाहिका खेज़ और बिला इश्तियाल करार दिया और गुज़श्ता रोज़ ही रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई
रेबाकोफ ने अमेरिका को खबरदार किया था कि वो इसराइल को फौजी इमदाद फराहम ना करे, ये ड्रामाई तौर पर पूरी सूरत हाल को गैर मुस्तहकम कर देगा। तो एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट है जो रूस की तरफ से जारी की गई, और ऐसे वक्त में जब रूस जो है वो अपने मेजर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईरान, उसके साथ खड़ा हुआ है। अभी आपको ये बताएं कि ईरान के नए हमले शुरू हो गए हैं और ईरान ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया है, और ईरान के हमलों में अब शिद्दत आ चुकी है। ईरान ने हैफा की जानिब 10 मिसाइल दागे हैं, और इन 10 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का इसराइल के पास इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि बताया ही जाता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल से जो आयरन डूम है वो ये सलाहियत नहीं रखता कि इसको रोका जा सके, और जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल जाकर टकराए हैं इसराइली सरजमीन पर, इन्होंने बड़ी तबाही मचाई, और इसकी कैपेसिटी नहीं है आयरन डूम की कि इस किस्म के मिसाइल्स को रोक सके। ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया, ये सवाल है, और इस हवाले से IDF ने शुबा जाहिर किया कि ईरानी हमले में इस्तेमाल किए गए बाज़ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड्स नस्ब थे। हमले के बाद मरकज़ी इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर छोटे गोले बारूद के टुकड़े भी मिले हैं, और ये मिसाइल एक ही वक्त में कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और ईरान ने बार बार कहा जी कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे। तो क्या ये वो सरप्राइज़ था जिसकी बात ईरान कर रहा था? क्योंकि जो हॉस्पिटल पर जो मिसाइल गिराए गए, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी अहदाफ को टारगेट किया गया है, जो खबरें इस वक्त इसराइल से आ रही हैं उनके मुताबिक बहुत बड़ी तबाही हुई है, और इसराइल इस वक्त खंडर बन चुका है। वो तमाम तलबीब, वो मकामात जिनको इसराइल अपनी बैकबोन समझता रहा, बैकबोन कहता रहा, और बड़ा गरूर था, ये खाक में मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है। खामनाई को कत्ल की धमकियां, हिजबुल्लाह क़यादत का जी एक बयान जारी हुआ, और हिजबुल्लाह की जानिब से बयान में कहा गया है कि आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल की धमकियां देना नहायत अहमकाना और गैर जिम्मेदाराना अमल है, जिसके नताइज तबाकुन होंगे। खामनाई के कत्ल की धमकी की सख्त मजम्मत करते हैं, और हम खामनाई के गिर्द पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं, क्योंकि बार बार ईरान की तरफ जो भी आप हमले कर रहे हैं, और उसमें जो नफसियाती जंग थी, और फिर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की जो बात बार बार की जा रही है, इस पे वीटो किया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन रजीम चेंज के लिए अगर आपने वाकई कोई बड़ा इकदाम उठाया, तो उसमें सबसे बड़ा इकदाम ये होगा कि आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, जिसके नतीजे में शायद ये मुमकिन हो सकता है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि एक रूहानी ताल्लुक है, और जो ईरानी सपोर्ट है वो आपके पास नहीं होगी। मुख्तलिफ ग्रुप्स को आप एक्टिव करके एक डमी हुकूमत बनाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ईरान की आवाम कभी भी ऐसी किसी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप करके देख लें, और आपको शाम और बाकी मुल्कों के अंदर जो कुछ आपने किया, इससे भयानक नताइज आपको देखने को मिलेंगे। सुप्रीम लीडर का जी एक बयान आया, और उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि अगर दुश्मन को ये एहसास हो जाए कि आप इससे डरते हैं, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो तर्ज अमल आपने आज तक अपनाया, उसी तर्ज अमल को ताकत के साथ आप जारी रखें। मैंने कुछ तकारीर मुझे सुनने का इत्तफाक हुआ पिछले कुछ दिनों में आयतुल्लाह खामनाई की, और जिस खूबसूरत अंदाज में वो कुरान को बयान करते हैं, और मेंबर पर बैठने के बाद उन्होंने कभी भी जो उनकी तकरीरें, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, मुझे एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि इनका ताल्लुक किस मकतबा फ़िक्र से है, ये किस मसलक को फॉलो करते हैं, ये किस फ़िरके से हैं, ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं। और उन्होंने सिर्फ कुरान की बात की, कुरान के साथ जुड़ने की बात की। मुसलमान दुनिया में आज मार क्यों खा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। हमने ज़मीन के खुदाओं को अपना खुदा बना लिया। हम आज हर वो काम कर रहे हैं जिस काम को फॉलो करते हुए या करते हुए कुरान के अंदर आपको मुतादिद ऐसे वाक़यात और एग्जाम्पल्स मिलेंगी जहाँ अल्लाह बयान कर रहा है कि तुमसे पहले जो कौमें तबाह की गई, वो क्यों तबाह की गई? किसी ने ज़मीन के खुदाओं को अपना खुदा बना लिया, किसी ने मापतोल के अंदर एक अपना कुलिया ईजाद करने की कोशिश की, वो कम ज़्यादा का जो मीज़ान था उसके ऊपर अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए अमल करते रहे। तो ये सब कुछ क्या है? हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ जितना कमज़ोर होता जाएगा, मुसलमान उतनी मार खाएगा। आप आयतुल्लाह खामनाई की जो तकरीरें हैं, जो ट्रांसलेशन के साथ मौजूद हैं, या फिर जो उनका लबो लहजा है, जब वो गुफ्तगू करते हैं, जिस अंदाज से वो बयान कर रहे हैं, एक लम्हे के लिए मुझे कम से कम ये एहसास नहीं हुआ। इवन के जो वर्स्ट एनिमी इसराइल है, उसके हवाले से भी जो उन्होंने बातें कही हैं, बहुत ही धीमे अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं, और इस रूहानी ताल्लुक़ को
ईरानी अवाम के साथ जो है उसे तोड़ना शायद इतना आसान नहीं होगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दूं कि ईरानी मिसाइल जो लॉन्चर्स हैं, इस हवाले से बताया जाता है कि इसराइली फौज एहलकार ने रॉयटर्स को ये बताया कि फौज का अंदाजा है कि उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स में से 2/3 को निशाना बनाया। ईरान के पास अब भी 100 से ज़ायद मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। ये लॉन्चर्स एक अहम हदफ हैं क्योंकि यही लॉन्चर्स ईरान की जानिब से इसराइल पर हज़ारों मिसाइल दागने की सलाहियत समझे जाते हैं। दुनिया एक और चेरनोबिल की तरफ बढ़ रही है। अब रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बहुत ही अहम हैं और कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी शेयर की, लेकिन अब रूस क्या कह रहा है कि रूस के जोहरी तवानाई के इदारे ने सरबराह ने खबरदार किया कि ईरान के जो एटमी पावर प्लांट पर इसराइली हमला चेरनोबिल जैसे साहने का सबब बन सकता है। अभी चेरनोबिल था क्या और ये साहना क्या, ये मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ कि 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में तारीख का बदतरीन एटमी हादसा उस वक्त हुआ जब चेरनोबिल एटमी पावर प्लांट में धमाका हो जाता है। एक हादसे के नतीजे में इस जोहरी प्लांट से रेडियो एक्टिव यानी तापकारी शुआएं निकली पड़ी जो पूरे यूरोप को, उसकी फिजाओं को उसने अपनी लपेट में ले लिया, वो फैल गई और जिसकी वजह से थायराइड कैंसर में इजाफा देखा गया। इस वाक़े के बाद प्लांट के इर्द गिर्द 1000 मुरब्बा मील पर फैले वसी इलाके को अलग थलग कर दिया गया और अब ये एक ममनुआ इलाका है जहां कोई भी रह नहीं सकता और इस इलाके में मौजूद जोहरी तापकारी की वजह से लोग आइंदा 24,000 साल तक इस इलाके में आबाद नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, रूस जो बातें कर रहा है। और फिर रूस को अभी कंसर्न भी है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो इसके बहुत ही भयानक नताइज देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ईरान ने मजीद जासूस पकड़ ली है। मैं आपको ये भी खबर दे दूं, ईरान ने मशरकी शहर मशहद में इसराइल की खुफिया तंजीम मोसाद के 18 एजेंट्स, इराकी सरहद के साथ इसराइल के लिए काम करने वाली 6 खवातीन जासूसों को गिरफ्तार करने के हवाले से ये दावा किया। खबरें भी आ रही हैं और जो इसराइली हमलों के लिए ड्रोन तैयार कर रहे थे। इसके अलावा ईरान की बसेज फोर्सेज ने एक ज़ेर ज़मीन बताया जाता है जी कि एक ड्रोन, इसे फैक्ट्री कहना चाहिए या फिर एक बेस, तकरीबन 400 अफगान बाशिंदों की वीडियो जारी की जो मुबैना तौर पर मोसाद के लिए काम कर रहे थे। ये फैक्ट्री पासदान इनकलाब IRGC के मरकजी हेडक्वार्टर के करीब वाक़या थी। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ईरान में जो इस वक्त तकरीबन 45 लाख अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है और ये सिर्फ अफगानियों ने आपको तंग नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर भी हालात हैं और एक बहुत बड़ा नंबर है महाजरीन की शक्ल में जिसे ईरान ने भी कबूल किया, लेकिन ये ईरान की सरजमीन के खिलाफ आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मैं फिर आपको ये भी खबर दे दूं कि इस वीडियो के अंदर जो इस वक्त साथ साथ चल भी रही हैं, कोशिश हम ये ज़रूर करते हैं कि ये वीडियो सिंक हो हमारी गुफ्तगू के साथ, लेकिन बाज़ दफ़ा तकनीकी वजूहात की बिना पर ये वीडियो सिंक नहीं हो पाती। लेकिन आप देख सकते हैं कि टनल्स बनी हुई है, एक टनल के बाद दूसरी टनल ज़ेरे ज़मीन, आप एक तरह से एक पूरा शहर आबाद था, वहाँ पे आपको पूरा नेटवर्क नज़र आएगा और इन सुरंगों के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर ड्रोन्स को ऑपरेट किया जाता है और इस अंदाज से, यानी ये एक दिन का काम नहीं है, ये कई साल लगे होंगे इस फैक्ट्री को बनाने के लिए। और जिस तरह से लोगों को इन्होंने एंगेज किया और फिर ख़ास तौर पे अफ़गानियों को एंगेज किया, चूँकि अफ़गानिस्तान की आवाम जो है, जो लोग ईरान के अंदर मौजूद थे, अगर आपने पैसा दिया तो आप फिर आप उनसे जो मर्ज़ी करवाएं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जी। लेकिन इन्होंने काफ़ी नुकसान ईरान के दिफाई निज़ाम को पहुँचाया है। मैं आपको फिर ये भी खबर दे दूँ कि ईरान का एक रद्दअमल भी इस हवाले से आया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ में जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मूसवी ने कहा कि इसराइल पर मज़ीद हमले किए जाएंगे चूँकि सहूनी हुकूमत एक हफ्ते से ईरान के खिलाफ जारी रखे हुए है। और दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मशवरा दिया जी अमेरिका को, और बरतानवी अटॉर्नी जनरल लॉर्ड रिचर्ड हेमर की जानिब से खबरदार किया गया कि ईरान पर अमेरिका के हमले में बरतानिया की शमूलियत गैर कानूनी हो सकती है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं ना कि ये जहाज़ खड़ा हुआ है डिस्ट्रॉयर और इसे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ दिनों से इस जंग के अंदर अमेरिका अपने इत्तेहादियों से राब्ते में भी है और उन्हें इस जंग के अंदर शामिल होने के हवाले से उकसा भी रहा है, या कहा जाए कि प्रोवोक कर रहा है, वट एवर यू कॉल इट। लेकिन ये सिर्फ फर्द वाहिद का एक फ़ैसला है और ये डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना फ़ैसला है। जब उससे कल सवाल हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं हमला कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता, और मैं क्या करूँगा ये सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। गुज़श्ता रोज़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने कोबरा वजारती कमेटी का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें अमेरिका की क़यादत में हमले में शमूलियत के इख्तियारात पर बातचीत की गई और अमेरिका को बाज रहने की वार्निंग दी गई। क्योंकि फिर इससे पहले
टोनी ब्लेयर साहब भी गए थे एक जंग के अंदर, इराक जंग में, कीमियाई हथियार तलाश करने के लिए, लेकिन वो आज तक उन्हें मिले नहीं। उसके बाद उन्हें कौम से माफ़ी भी मांगनी पड़ी, और ये वो गलती थी जो बरतानिया ने की। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पर आवाम का एक मैंडेट है और आवाम भी आपसे सवाल करती है। टोनी ब्लेयर साहब जब भी अपने हल्के में गए होंगे या फिर उसके अलावा भी, उन्हें पॉलिटिकली एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और एक झूठ की बुनियाद पर आपने कीमियाई हथियारों के हवाले से प्रोपेगेंडा किया, आप चले गए, आपने हमला कर दिया, लेकिन वहाँ से आपको क्या मिला? आपको कुछ भी नहीं मिला। और ये तारीख का एक बदनुमा दाग जो है इनके चेहरे पर आज भी मौजूद है। तो इस तनाजुर में अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो आए हैं, उन्होंने कहा कि जनाब खबरदारी का, और अगर आपने ये हमला किया तो यकीनन इसके नताइज बहुत ही ख़तरनाक होंगे। कानूनी तौर पे हमें देखना होगा कि हम इसमें शामिल हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। मैं फिर आपको ये खबर ये भी दूँ कि अमेरिका को बाज रहने की वार्निंग दी गई है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के हवाले से एक बार फिर मुतनब्बे किया कि अगर अमेरिका इसराइल की हमायत में मुदाखलत करना चाहता है तो ईरान के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो जहरियत पसंदों को सबक सिखाए और अपने दिफा के लिए अपने हरबे इस्तेमाल करे। ईरान के फौजी साजों के पास तमाम ज़रूरी ऑप्शंस मौजूद हैं, ये भी उनका कहना है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप किससे मशवरा करेंगे एक ऐसे वक्त में जब दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का इंतजार कर रही है। उनके साबिक कौमी सलामती के मशीर हैं जी टी मैक फॉरलैंड ने तबसरा किया कि वो किस तरह फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप इन लोगों से बात करने को तरजीह देते हैं जिन्हें वो जानते हैं, जैसे सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, और एक बार जब वो फैसला कर लेते हैं तो वो खुद दूसरी बारी नहीं सोचते और वो बस इस तरह होने देते हैं, यानी जो फैसला कर लिया तो फिर उसके ऊपर अमल किया जाएगा। जब अमेरिका ने 2017 में शाम के हवाई अड्डों पर बमबारी की थी तो मैकफॉरलैंड का कहना था कि ट्रंप हमलों का हुक्म देने के बाद वहीं से चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ इशाया करने गए। रूस और चाइना के राब्ते, ये भी मैं आपको फिर से खबर दे दूं कि सदर पुतिन ने चीनी सदर शी जिनपिंग की टेलीफोनिक उनके साथ गुफ्तगू हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत की और इसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। पुतिन इस हवाले से कहते हैं कि ईरान ने रूस से फौजी मदद की दरख्वास्त नहीं की। इसराइल ईरान तनाज़े में अमरीका फौजी मुदाखलत से गुरेज करे, और इस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का रद्दअमल भी आया। पाकिस्तान ने इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक है। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ईरान पर वाज़ेह और शफाफ है। हम ईरान की भरपूर इखलाकी हमायत करते हैं, हम ईरान पर जारहियत की सख्त मजम्मत करते हैं, हम इसराइल के पागलपन का खात्मा चाहते हैं। अब सवाल ये भी है ना कि कल ये जो मुलाकात हुई है बिटवीन फील्ड मार्शल एंड डोनाल्ड ट्रंप, इसमें क्या तय पाया और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, ये सबसे अहम सवाल है। और देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान की आवाम को इस हवाले से इत्तबात में लिया जाता है या नहीं लिया जाता, क्योंकि बहुत सारी इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है, एग्जेजरेशन हो रही है, और इस हवाले से ख़ासतौर पर इंडिया के अंदर ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप ने ये सवाल किया है और एक तरह से डिमांड इसे कहें कि जनाब हमें आपके अड्डे चाहिए ताकि हम ईरान के ऊपर अटैक कर सकें। अब इसमें कोई सदाकत नहीं है। द पॉइंट इज़ कि जब तक उस मुलाकात के हवाले से कोई वाज़े मौक़िफ़ या DGISPR या फिर कोई और इस हवाले से तफसीली बयान जारी नहीं करते, यकीनन एक स्पेकुलेशन होगी। और ख़ैर अब तो तलत हुसैन जैसे दोस्त भी जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन बढ़ रही है, लिहाजा आप इत्तेमाद में लें और बताएं कि इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ और किन अमूर के ऊपर बात हुई, क्योंकि ये 1 घंटे की मुलाकात थी, 2 घंटे तक ये चली जाती है, और फिर इसके अंदर क्या फ़ैसले किए गए। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर ये भी दे दूं कि चाइना का जी रद्दअमल आया और जो बयान जारी किया गया है चाइना की तरफ से कि फ़रीक़ैन ख़ुसूसी तौर पर इसराइल फ़ौरी तौर पर कशीदगी में कमी करे, इसराइल ख़ित्ते के अवाम के मफादात को अवलीन तरजीह दे, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी की मुखालफत करते हैं, ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले हर इक़दाम की मुखालफत हम करते हैं। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अगर इसराइल और ईरान की इस जंग के अंदर अमरीका एंटर हो जाता है तो फिर इसराइल और दूसरी तरफ जो है आपके रूस और चीन को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला हदफ है वो यकीनन पाकिस्तान का होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि पहले हम सुना करते थे कि इसराइल जो है वो मिडल ईस्ट के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है, उनकी रेंज, और फिर ईरान के जो मिसाइल की जो रेंज थी उसे उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। अब ये इसराइल ईरान से कहाँ जाएगा? और उस दिन किसी दोस्त ने कहा जी कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी नहीं आ रही। भाईजान,
नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें वो बारहा ये कहता रहा कि हम पाकिस्तान, यानी दो ममालिक का उसने नाम लिया, तो पाकिस्तान को फैसले करने हैं, बहुत ही अहम फैसले, कि हम किस तरफ खड़े हैं और हमने क्या करना है और हमारा मौक़िफ़ क्या है, ख़ास तौर पे ईरान को लेकर। इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात और जो उनके ऊपर फ़ज़ाई हमलों के बाद आलमी मंडी में जी खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया है। जुमेरात को जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत में 1.15% इजाफा हुआ, जिसके बाद ये $77.58 फ़ी बैरल तक पहुंच गया है। व्यूअर्स, आखिर में मैं कुछ खबरें खान साहब के हवाले से भी शेयर कर दूं। और एक मुसलसल तनकीद की जा रही थी इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि खान साहब भूलते नहीं। अब ये एक लतीफ़ा ये कि इमरान खान जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया। जितना इमरान खान ने इसराइल के हवाले से इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दिए शायद ही पाकिस्तान में किसी लीडर ने दिए हों। और इसराइल को तस्लीम हम नहीं कर सकते, और हम क्यों तस्लीम करें, इन्हें क्या क्या नाम नहीं दिए गए एजेंट का। और अब एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो रहा है, और वो प्रोपेगेंडा क्या है जी कि इन्होंने जेल से बैठकर इसराइल के ख़िलाफ़ क्यों बयान नहीं दिया, और ये कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें। अब एक्स के ऊपर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भरपूर और मजबूत किस्म का सोशल मीडिया अकाउंट है, और ये प्लेटफॉर्म यहाँ से अब वो वीडियो शेयर की जा रही है। उन्होंने क्या किया, जिन्होंने सारी वीडियोज़ इकट्ठी की, अभी भी इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, और उन्हें एक एक करके शेयर करना शुरू कर दिया है। और उसके अंदर देखा जा सकता है कि इमरान खान ने इसराइल का नाम लेकर, नेतन्याहू का नाम लेकर कितनी बार इसराइल के ऊपर तनकीद की है, और दो टोक जवाब दिया इसराइल की जारहियत और ईरान के साथ आप खड़े हुए। ईरान का दौरा भी आपने किया, उसकी भी वीडियोज़ जो है वो शेयर की जा रही हैं। इसके अलावा इमरान खान के नेतन्याहू और इसराइल के खिलाफ किए गए बयानात भी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए। मेरे लिए जो सबसे आज एक फजल रहमान साहब भी जाग गए, उनकी एक स्टेटमेंट इंतहाई अहम है, लेकिन इस स्टेटमेंट को सिर्फ आप फिलर के तौर पर अगर अपनी प्रेजेंस या हाजिर लगाने के लिए आपने ये जारी किया, तो फिर सर इसकी कोई हैसियत नहीं है। फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान को ईरान और गज़ा के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि खत्ते में पेशरफ्त पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बन सकती है। अब प्रॉब्लम है कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है, इसे कोई समझे या ना समझे, अगर खुदा ना खास्ता ईरान को इन्होंने हमला करके कंट्रोल करने की कोशिश की और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लेकर आ गए, तो फिर दो काम होंगे, याद रखिएगा। एक, बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान में, वैसे बलूचिस्तान की सरहद हमारी लगती है, वहाँ पे इंसर्जेंसी और बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें एक्टिवेट हैं। ईरान में कंट्रोल उनका होगा, फिर उसे मज़ीद एक्टिवेट वो करेंगे। फिर इंडिया की एंट्रेंस ऑलरेडी वहाँ पर है, इंडिया के जासूस वहाँ पे पकड़े जाते हैं, इंडिया के जो प्रॉक्सीज़ हैं वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। तो उन्होंने अपने पहले हमले में या पहले जो उनका अटैक होगा वो बलूचिस्तान के ऊपर होगा, बलूचिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। फजल रहमान तो कह रहे हैं ना कि खित्ते के लिए, अमन के लिए, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। तो इसीलिए इस जंग को यहीं पर रुक जाना चाहिए, और अगर ये जंग नहीं रुकती तो फिर इसका एक रिएक्शन और पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक आएगा। और फिर पाकिस्तान से डिमांड की जाएगी कि जनाब देखिए आपके हाथ से बलूचिस्तान निकल रहा है। फिर ये क्या करेंगे, मज़ीद फ़ौजें उतार देंगे और कहेंगे कि अब बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं और हमारी सालमियत ख़तरे में है और हमारे ऊपर हमला हो रहा है, ईरान को कमज़ोर कर रहे हैं, तो हमने इनको पकड़ना है। फिर ये करते करते आपके केपी और जो वज़ीरिस्तान के इलाके, यहाँ पर भी कार्रवाइयाँ तेज़ हो जाएंगी, अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करेंगे, और फिर खुदा न खास्ता ये एक अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के लिए कि वो पाकिस्तान पर हमला करते, तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? तो फिर एक चाइना हमारा दोस्त रह जाता है, और वो किस हद तक हमारी मदद करेगा, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। तो जंग ईरान के साथ जो इससे जारी है, इसके आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, या जब भी इसके नताइज कुछ इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे मुझे पाकिस्तान के लिए, तो दुआ करें कि ईरान को कामयाबी हासिल हो और इसका कोई सफारती हल निकल सके। आपने जवाब दिया, भरपूर तरीके से जवाब दिया, और इसराइल अब कभी भी हिम्मत नहीं करेगा कि आपके ऊपर हमला करे। और अगर ईरान इस जंग के अंदर अमेरिका की एंट्री होती है, तो फिर मैं इसे एक बड़ी जंग बनते हुए व्यूअर्स देख रहा हूँ। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूँ, और ये जजेस ट्रांसफ़र केस के अंदर एक इख्तलाफी नोट था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस नोट के अंदर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद ने जजेस तबादला केस में जो इख्तलाफी नोट लिखा, ये एक तबाहकुन इख्तलाफी नोट था, और ISI को चार्जशीट कर दिया है।
उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र को कलअदम करार दिया जाता है। ट्रांसफ़र के मामले पर सदर मुमलिकत ने आइनी खिलाफ वर्जी की। आईन पाकिस्तान तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट का जज बनाने की इजाज़त नहीं देता। तबादला होकर आए जजेस के लिए कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। जजेस किसी तबादला जल्दबाजी में किया गया और वजूहात भी नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादला बदनीयती पर मबनी था। अदलिया के मामलात में खुफिया एजेंसियों बिलखसूस ISI मुदाखलत का जिक्र किया गया। कहा गया कि ISI ने जजेस के मामलात में मुदाखलत की और इसी वजह से तबादले हुए। आइन के तहत ISI के पास जजेस के तकर्रुर या तबादले का कोई इख्तियार नहीं। ISI रियासत का एक ज़ैली इदारा है जिसका अदलिया से कोई ताल्लुक या कुछ लेना देना नहीं। और जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तिलाफी नोट में अदलिया में मुदाखलत से मुतल्लिक कुछ अशार भी लिखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये तनकीद की। और वो अशार क्या थे कि खूब पर्दा है कि चिलबन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।